हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे हीमोपोइसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है रुधिरोत्पत्ति। मतलब यहाँ पर रुधिरोत्पत्ति का मतलब होता है कि जो रुधिर के अणु होते हैं, रुधिर अणुओं की उत्पत्ति, रुधिर अणुओं की उत्पत्ति ही कहलाती है हीमोपोइसिस या रुधिरोत्पत्ति। इसके अंतर्गत दो अणु होते हैं जो हमको पता है। पहला होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिका, और एक और होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका। तो इन दोनों जो कण होते हैं, जिसको रुधिर अणु कहा जाता है, इन दोनों का निर्माण ही कहलाता है रुधिरोत्पत्ति या हीमोपोइसिस। आगे देखते हैं हम कि स्तनधारियों में जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में जो रुधिराणुओं का निर्माण होता है, स्तनधारियों में रुधिराणुओं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है, तो जब भ्रूण की अवस्था में रहते हैं, जब कोई जीव या स्तनधारी है वो जब भ्रूण की अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ पर रुधिराणुओं का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। इसके अलावा लिम्फ जो ग्लैंड होते हैं, लसिका ग्रंथि, वहाँ भी ब्लड का या रुधिराणुओं का निर्माण होता है। लेकिन जब शिशु जन्म के बाद, जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, यहाँ पर भ्रूणीय अवस्था में, ये मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद जब स्तनधारियों में शिशु जन्म के बाद जो रुधिराणुओं का जो निर्माण होता है वह होता है बोन मैरो में। तो शिशु के जन्म के बाद बोन मैरो से ही रुधिर के अणुओं का निर्माण होता है ना। जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन दोनों का जो निर्माण होता है वह बोन मैरो के द्वारा ही होता है, जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है वो हमारे अस्थियों के भीतर उपस्थित होता है। आगे देखते हैं कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और जो एक और है प्लेटलेट्स, उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है। आगे हम लिखते हैं कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं या रुधिर कणिका, तो रक्त कणिका का जो निर्माण करती हैं, जो सेल के द्वारा उनका निर्माण होता है, उन सेल या कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? उन सेल या कोशिकाओं को कहते हैं हीमेटोसाइटोब्लास्ट। हीमेटोसाइटोब्लास्ट, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती है? अस्थि मज्जा में ही उपस्थित होती है, और वहीं क्या होता है? इन रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो हीमेटोसाइटोब्लास्ट एक कोशिकाएं हैं, सेल है ये, जिसके द्वारा रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और ये सेल कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से, अस्थि मज्जा में पाए जाने के कारण से इनको माइलोब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको माइलोब्लास्ट कहते हैं। इसी माइलोब्लास्ट या हीमेटोसाइटोब्लास्ट के द्वारा रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो रक्त कणिकाएं होती हैं, तो इनका जो बनने की क्रिया होती है, रक्त कणिकाएं जो है वो माइलोब्लास्ट सेल के द्वारा इनका निर्माण होता है। लेकिन रक्त बनने की क्रिया, रक्त कणिका बनने की क्रिया, अब यहाँ पर दो प्रकार के रक्त कणिकाएं बनती हैं, है ना, जैसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो यहाँ पर आरबीसी बनने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस।
आरबीसी बनने की क्रिया कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। और जो जिस सेल में आरबीसी बनता है उस कोशिका को कहा जाता है, उस कोशिका को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ तक तो वो दोनों के लिए था, है ना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो से ही होता है। जिस सेल में होता है उसको मायोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन जो आरबीसी बनता है, मतलब जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है, तो बोन मैरो का जो लाल अस्थि मज्जा होता है वहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है। तो जो वहाँ पर सेल उपस्थित होते हैं या आरबीसी बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं उसको इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका एक अपवाद था ऊट। ऊट के जो आरबीसी होते हैं वो स्तनधारी ही है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऊट होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जो आरबीसी है, आरबीसी इसका जो अपघटन होता है, मतलब आरबीसी क्या है, 120 दिन तक जीवित रहते हैं, 120 दिन तक उनकी लाइफ साइकिल होती है। लेकिन जब ये 120 दिन के बाद जब ये क्या होते हैं, इनका अपघटन होता है। तो इनका जो अपघटन होता है वो स्प्लीन प्लीहा में होता है। और प्लीहा में किस तरीके से होता है, जो ब्लड के एचबी होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, वह किस में टूट जाता है, हीमेटिन प्लस प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, है ना। तो इन दोनों में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस तरीके से ये जो आयरन होता है और ये प्रोटीन होता है ना। तो इस तरीके से ये फिर से क्या हो जाते हैं, जो आरबीसी का अपघटन होता है वो स्प्लीन में होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, क्योंकि यहीं पर आरबीसी रक्त कणिकाओं का क्या होता है, डेथ होता है ना। और किस प्रकार से डेथ होता है, जो रक्त में एचबी उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन व हीमेटिन और प्रोटीन में टूट जाते हैं। आगे देखते हैं हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हिंदी में कहा जाता है रुधिर का थक्का बनना। तो किस प्रकार से रुधिर का थक्का बनता है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होता है, जब कभी भी शरीर पर क्या लगती है, चोट लगती है, तो चोट लगने के पश्चात क्या होता है कि जो ब्लड है या रक्त है वो क्या होता है, बहने लगते हैं, है ना। रक्त क्या होता है, बहता है। तो जब रक्त बहता है तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जो रक्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहने बंद हो जाते हैं। कुछ समय बाद ब्लड क्या हो जाते हैं, या जो रक्त रहते हैं वो उसका बहना बंद हो जाता है ना। तो ये जो बंद होता है उसका कारण ये होता है कि कुछ समय पश्चात जो हमारे ब्लड में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक जाल बना लेते हैं, है ना। जहाँ पर चोट लगी होती है उस स्थान पर क्या करते हैं, एक जेली के समान ब्लड का एक जाल बन जाता है। उस जाल को हम कहते हैं रक्त का थक्का। तो कुछ समय पश्चात रक्त बहना बंद हो जाते हैं। बंद होने के पश्चात क्या होता है कि जो चोट लगा हुआ स्थान होता है, चोट लगे जगह पर क्या हो जाता है, रक्त का थक्का बनने लगता है। इसका कारण है कि वहाँ पर कुछ फैक्टर्स के द्वारा एक जाल का निर्माण हो जाता है ना। किसका निर्माण हो जाता है, एक जाल का निर्माण हो जाता है। और जो ब्लड रहते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से जो जीव होते हैं उनकी रक्षा हो सकती है। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होता है। आगे देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। जो रक्त का थक्का बनता है वो उसकी क्रियाविधि को हम यहाँ पर देखेंगे। तो रक्त में हमारे 13 प्रकार के फैक्टर्स उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, 13 प्रकार के फैक्टर्स या कारक उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं।
मदद करते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। वैसे तो जनरली 13 फैक्टर्स हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से रुधिर या ब्लड होते हैं उसमें थक्का बनने में जो भाग लेते हैं, रुधिर के थक्का बनने में भाग लेने वाले फैक्टर्स या पदार्थ या कारक, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, तो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर्स होता है थ्रोम्बोसाइट। ये सभी फैक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें पहला है थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा फैक्टर्स होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है, एक निष्क्रिय एंजाइम होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वह एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। इसके अलावा तीसरा जो होता है वह होता है प्लेटलेट्स कारक। प्लेटलेट्स कारक जो तीसरे नंबर का फैक्टर होता है। 13 फैक्टर्स होते हैं, उसमें तीसरे नंबर का जो फैक्टर्स होता है जिसको प्लेटलेट्स कारक कहा जाता है वह है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो कारक हैं ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजन, ये क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। कैल्शियम आयन, इसका सूत्र होता है Ca++। तो इस तरीके से ये जो 5 फैक्टर हैं जो ब्लड में उपस्थित होते हैं, ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। हम इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है। आगे देखेंगे कि जो रुधिर का थक्का बनता है उसका एक फ्लो चार्ट के रूप में प्रोसेस बताया गया है, जो इस प्रकार से है। इसको जो रुधिर को जो सर्वप्रथम जो थक्का बनता है ना, इसको हावेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इस क्रिया को किसने बताया था, हावेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसमें उन्होंने बताया कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्या लगती है, चोट लगती है ना, तो जब चोट लगती है तो उनके क्या होते हैं, जो कोशिका ऊतक होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वहाँ पर डैमेज होने के पश्चात वहाँ से ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो वो जो ब्लड होता है वो जब वायु के संपर्क में आते हैं, जैसे ही वो वायु के संपर्क में आते हैं तो जो हमारे ब्लड में जो थ्रोम्बोसाइट उपस्थित रहता है, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, वो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के पश्चात ही वो क्या होते हैं, जो ब्लड है वो बहने लगते हैं। तो जब ये थ्रोम्बोसाइट जब टूटते हैं, ये प्लेटलेट्स जो टूटता है तो उससे एक रसायन मुक्त होता है। उस रसायन को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, किसके साथ, कैल्शियम के साथ, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम उपस्थित होते हैं उस कैल्शियम आयन के साथ मिल जाते हैं, है ना। और आपस में मिलने के पश्चात ये क्या करते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वो क्या होने लगते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर जो निष्क्रिय अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं उसको क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। और उत्प्रेरित करके क्या होते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है वह थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं वो थ्रोम्बिन में क्या हो जाते हैं, सक्रिय अवस्था में बदल जाते हैं। उसके पश्चात ये सभी क्या है, ये फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब प्रोथ्रोम्बिन जो है वो जब थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं तो इसमें बदलने के पश्चात क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बिन रहता है वह एक प्रोटीन जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, ये भी हमारे ब्लड में ही उपस्थित होता है। तो ये थ्रोम्बिन कारक क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के पश्चात उनके साथ क्रिया करते हैं
और एक तंतु बनाते हैं। इस तंतु को कहा जाता है फाइब्रिन, है ना। जाल बनाने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, पतले पतले फाइबर्स का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर पतले पतले तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है फाइब्रिन तंतु। अब ये फाइब्रिन तंतु क्या करते हैं, अपने आप में पॉलीमराइजेशन करते हैं, है ना, मतलब अपना गुणन करते हैं। और गुणन करने के पश्चात बहुत सारे तंतु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन जाल का निर्माण कर लेते हैं। जिससे फिर क्या होता है, जो ब्लड शरीर से बहते रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर एक जाल बन जाता है, जिसकी वजह से रक्त फिर बाहर नहीं निकल पाता है ना। और वहाँ पर ब्लड क्या हो जाते हैं, जमने लगते हैं और एक जेली के समान पदार्थ बना लेते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर फिर क्या होता है, जो सीरम होते हैं, है ना, ये क्या है, एक प्रोटीन होती है जो हल्के पीले रंग का प्लाज्मा से क्या होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा में ही उपस्थित होते हैं। तो जब वहाँ पर जाल बनता है तो ब्लड वहाँ पर आकर क्या होने लगते हैं, रुकने लगते हैं, जिससे वो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लड का थक्का बनने लगता है ना। और ये जाल फिर पूरी तरीक़ा से संकुचित हो जाता है और इसमें से फिर क्या जो एक पीले कलर का पदार्थ निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, सीरम कहते हैं। तो एक सीरम क्या है, प्लाज्मा में उपस्थित पीला रंग का पदार्थ होता है जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है। फिर इस प्रकार से क्या होता है कि रक्त थक्का बनने की क्रिया पूरी तरीक़ा से फिर पूर्ण हो जाती है। तो ये है रक्त का थक्का बनने की क्रिया। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो फैक्टर्स के नाम बताए गए हैं वो सभी फैक्टर ब्लड में पहले से उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन था, ये जो है ये कहाँ रहता है, ब्लड में उपस्थित रहते हैं। जब थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, टूटते हैं प्लेटलेट्स, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है वह क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। फिर आगे चलकर यही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित रहता है जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, है ना, उसको वो क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहला कार्य यही है कि ये क्या करते हैं, जो ब्लड रहते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का काम करते हैं, है ना, परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन को पूरे शरीर पर ले जाते हैं और वहाँ भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं उनको क्या करते हैं, ये फिर से लाकर उसको शुद्ध करते हैं। दूसरा इनका कार्य है कि ये पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थ व जो उनसे जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनसे उत्पन्न जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका भी क्या करते हैं, ये परिवहन करते हैं, मतलब उसको लाने ले जाने का ही ये काम करते हैं। इसके अलावा शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण, इसका भी नियंत्रण ब्लड के ही द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो शरीर के अंदर टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसको साफ करते हैं। टूटी फूटी सेल्स की सफाई करते हैं। वो जितने भी टूटे फूटे सेल्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं, अपने साथ बहाकर उसको ले जाते हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा रोगों से बचाव करना, है ना, जो कि रक्त में जो WBC पाया जाता है तो ये भी क्या है, कणिका ही है। ये क्या करते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो रोगों से बचाव का काम करते हैं ये। इसके अलावा अगला इनका कार्य होगा कि रक्त का थक्का जमना, जिससे क्या होता है, अगर जो ब्लड है वो रक्त का थक्का नहीं बनाएगा तो क्या होगा कि पूरा जो ब्लड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो रक्त होते हैं वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, जिससे क्या होगा कि जो अति स्राव होता है वो नहीं हो पाता है।
अगला इसका कार्य होगा कि ये जो ब्लड होते हैं वो हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स व जो भी विटामिन्स जो किसी भी अंग के द्वारा उत्पन्न होते हैं, या जो विटामिन्स जो है वो हमको भोज्य पदार्थों से मिलता है, और हार्मोन्स जो रहते हैं उसके लिए हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती है जो इस हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को शरीर में वितरित करना, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर क्या करना, उनको ले जाना। ये ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये फंक्शन ऑफ ब्लड के कार्य होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रुधिर जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।